वह पथ क्या पथिक विफलता क्या, जिस पथ पर बिखरे सूल न हो, नाविक की धैर्य परीक्षा क्या, जब धाराएं प्रतिकूल न हो। नमस्कार। नावक कैसा है, इसकी सफलता तभी पता चल सकती है जब धाराएं, परिस्थितियां, इंसान, व्यक्ति के विपरीत होती हैं। जब कोई इंसान विपरीत परिस्थितियों में भी एक योग्य सक्षम कार्य करके दिखाता है तो वह एक सफल इंसान होता है। दोस्तों, आपका जो एग्जाम लगा हुआ है वो महज 25 मई को होने जा रहा है और यह आपके लिए बहुत कठिन का समय है। ऐसे समय में चित्रकूट एकेडमी आप सभी के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट आपको इकोनॉमिक्स और पॉलिटी के कई सारे सेगमेंट जो विगत कई वर्षों से पूछे जा रहे हैं, कई बार कई सारे एग्जामों में पूछे जा रहे हैं, यहां से बार बार जब यूपीएससी में प्रश्न आते जा रहे हैं तो हम उन्हीं सेगमेंटों को लेकर के आप सबके समक्ष रूबरू हो रहे हैं। दोस्तों, किसी शायर ने लिखा है कि प्यार का पहला खत लिखने में वक्त तो लगता है, बात जिस्म की नहीं थी दिल तक जाना था, नए परिंदों को उड़ने में वक्त तो लगता है, नए परिंदों को उड़ने में वक्त तो लगता है, प्यार का पहला खत लिखने में वक्त तो लगता है, प्यार का पहला खत लिखने में वक्त तो लगता है। महज कई सारे अभ्यर्थी 2025 में अपना पहला अटेम्प्ट देने जा रहे हैं। बेहद उनके अंदर घबराहट होगी, किंतु डरने की बात नहीं है। हम आपके साथ, आपके एग्जाम के लिए आपके साथ तत्पर और हमेशा खड़े मिलेंगे। दोस्तों, आज जो हम चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं यह हमारा पॉलिटी का और बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है जिसे हम प्रस्तावना या उद्देशिका कहते हैं। दोस्तों, भारतीय संविधान की जो उद्देशिका है, संविधान निर्माताओं ने बहुत बारीकी से, बाखूबी से पंडित नेहरू की विचारधारा के साथ ही इसे उल्लिखित किया गया है, जिसमें महज भारतीय संविधान एक बहुत विस्तृत संविधान है। उसका जो दर्शन है, जो मूल बातें हैं, जो सैद्धांतिक बातें हैं, उन्हें इसी उद्देशिका में रख दिया गया है। दोस्तों, आपको यह पता होगा कि जब 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में महज 3 शब्दों की बात की गई थी, तो वही केशवानंद भारती केस में भी प्रस्तावना को मूल अंग घोषित कर दिया गया था। दोस्तों, आइए हम आज यहाँ उद्देशिका को पढ़ते हैं जो महज आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। कहता क्या है कि हम भारत के लोग, पहला वर्ड आता है कि हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित कराने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर अपनी इस संविधान सभा को आज 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा इस संविधान सभा को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। जैसे कि आप इन शब्दों से रूबरू हुए हैं और कई बार आपके एग्जाम में यहां से शब्द पूछा हुआ है कि शासन की शक्ति का स्रोत कौन है। आपका प्रीवियस ईयर का पेपर है तो वहां आंसर है हम भारत के लोग। दोस्तों, यहीं पे 42वां संविधान संशोधन अधिनियम हुआ। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में यहां पे महज 3 शब्द जोड़े गए थे। वह कौन कौन से थे? समाजवादी, पहला शब्द समाजवादी, दूसरा शब्द पंथ निरपेक्ष, तीसरा शब्द अखंडता, तीसरा शब्द अखंडता जोड़ा गया है। दोस्तों, आपके एग्जाम में बार बार पूछा जा चुका है कि समाजवादी, अखंडता, पंथ निरपेक्ष शब्द कौन से संशोधन के द्वारा जोड़े गए हैं? तो यह हमारा 42वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए हैं। यहीं से एक क्वेश्चन और भी आपके प्रीवियस ईयर में बना है कि जो मूल प्रस्तावना थी वह कौन सी थी? तो दोस्तों, हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता,
प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर अपनी आज इस संविधान सभा को 26 नवंबर 1949, आपसे यह तारीख जरूर से जरूर कई बार आपके प्रीवियस ईयर में रखा है कि हमारा जो भारतीय संविधान है कब निर्मित हुआ था, तो दोस्तों 26 नवंबर 1949। वहीं दूसरा क्वेश्चन है कि हमारा संविधान कब लागू हुआ था, तो वह तिथि कौन सी है, 26 जनवरी 1950। दोस्तों यहीं से आपके पास एक शब्द और पूछा हुआ है, प्रीवियस ईयर में ही पूछा है कि न्याय कितने प्रकार से दिया गया है, भारतीय संविधान में न्याय कितने प्रकार का दिया गया है, तो दोस्तों 3 प्रकार का। कौन कौन सा, सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक। अगला क्वेश्चन यहीं से बनाया हुआ है कि स्वतंत्रताएं कितने प्रकार की है, तो स्वतंत्रता हमारी कितने प्रकार की है दोस्तों, यह हमारी 5 प्रकार की है। कौन कौन सी, यह हमारी 5 प्रकार की है। कौन कौन सी, पहली है विचार, दूसरी है अभिव्यक्ति, तीसरी है विश्वास, चौथी है धर्म, पांचवी है उपासना की हमारे पास स्वतंत्रता है। तो वहीं समता कितने प्रकार की है, तो समता हमारी 2 प्रकार की है। समता हमारी कितने प्रकार की है, तो यह दोस्तों 2 प्रकार की है। यह क्वेश्चन कई बार आपके एग्जाम में पूछा हुआ है और अभी मैं आपको बताता हूं कि यूपीएससी में किस प्रकार से पैटर्न पे रखा था। तो यह कौन कौन सी हमारी समानता समता है, प्रतिष्ठा और अवसर की समता है। दोस्तों यहां पर क्वेश्चन यूपीएससी ने रखा था कि निम्नलिखित में से न्याय, स्वतंत्रता, समता को एक हिरार्की में लिखिए और वहां पर 4 ऑप्शन आपके दिए हुए थे, 3 5 2 1। दूसरा ऑप्शन था 1 3 5 2। तीसरा ऑप्शन था 1 4 2 3 और चौथा ऑप्शन था कि 2 1 3 5। दोस्तों इस तरह भी आपसे कई बार एग्जाम में पूछा है। अगले अगर हम बात करते हैं तो भारत के संविधान की बहुत खूबसूरती रही है जहां पर शक्ति का स्रोत किसे दिया गया है, जनता को, अर्थात जनता सर्वस्व है, जनता सर्वोच्च है। शासन की शक्ति का स्रोत किसके पास है, जनता के पास है। शासन करने वाला व्यक्ति कोई भी हो। दूसरा शब्द है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी विचारधारा। दोस्तों अगर हम बात करें तो समाजवादी शब्द की अलग अलग परिभाषाएं दी गई हैं। अगर हम बात करते हैं मार्क्सवादी की, लेनिनवाद की, अगर हम साम्राज्यवाद की बात करते हैं तो अलग अलग परिभाषाएं मिलती हैं। लेकिन जो हमारी भारतीय संविधान में समाजवाद की परिभाषा है वह लोकतांत्रिक समाजवाद की है, जो नेहरू के समाजवाद से के साथ समानता रखती है। दोस्तों वहीं डीएस नकारा केस में सुप्रीम कोर्ट ने समाजवाद की परिभाषा डिफाइन की है। अगली बात अगर हम करते हैं पंथ निरपेक्षता। अगर हम पंथ निरपेक्षता की बात करें दोस्तों, आपको यह बहुत आपने सभी लोगों ने ध्यान से देखा होगा और सुना भी है कि इलाहाबाद में कुंभ चल रहा है। दोस्तों कहा गया है कि हिमाद्र तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती। दोस्तों जब हमारी आजादी का दौर था उस समय जो हमारे देश के वीर थे उनके अंदर वीरता का भाव जगाने के लिए यह भाव लाया गया था। किंतु आप लोगों ने देखा होगा कि जब महाकुंभ जैसी इतनी आस्था रखने के बावजूद भी वहां पर महज बहुत सारे लोगों की डेथ होती है, तो आप एक क्वेश्चन यह जरूर से जरूर उत्पन्न होता है कि ईश्वर है या नहीं, ईश्वर है या नहीं। अगर ईश्वर है तो क्या वो सर्वज्ञ है, अगर सर्वज्ञ है तो क्या वह सब कुछ जानता है, अगर वह सब कुछ जानता है तो कभी भी कोई एक नेक बंदा जो नैतिक होगा, श्रद्धालु होगा, समानता का भाव रखने वाला होगा, वह कभी भी अपनी जनता पर कभी अत्याचार नहीं करेगा, कभी उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाएगा। ऐसे में तो एक प्रश्न चिन्ह ईश्वर पर उठता है। किंतु यहां बात आस्था की है, यहां बात धर्म की है। जब धर्म और आस्था साथ साथ होती है तो वहां पर तर्क नहीं होता है, और जहां तर्क होता है वहां नैतिकता नहीं होती है। महज अगर हम कई सारे लोगों की बात करें जिसमें से धर्म और नैतिकता की बात की जाती है तो एक विवाद आप सभी के सामने यह बार बार उत्पन्न होता है कि धर्म श्रेष्ठ है या नैतिकता।
अगर धर्म श्रेष्ठ है तो वह नैतिक ही होना चाहिए। किंतु एक क्वेश्चन फिर से यहां से उठ जाता है धर्म पर ही कि यदि धर्म श्रेष्ठ है तो वह पशु बलि नर बलि क्यों लेता है? अगर कोई देवता, अगर हमारा ईश्वर इतना सर्वश्रेष्ठ है तो वह इंसानों की बलि क्यों लेता है? क्योंकि कोई भी पिता अपने संतानों की बलि नहीं ले सकता है, अपने संतानों को क्षति नहीं पहुंचा सकता है। अगर धर्म आडंबरों से ग्रसित है तो वह हमारा धर्म नहीं, अनैतिक हो जाता है। ऐसी स्थिति में हमें नैतिकता की तरफ जाना चाहिए। महज यह बात और भी है कि कई सारे दार्शनिकों के बीच यह मतभेद रहा है कि जो हमारा बच्चा होता है, अगर उसे बचपन से माँ का प्यार न मिला हो या अपनों का प्यार न मिला हो तो उसके दुर्दांत अपराधी बनने की संभावना सर्वाधिक होती है। यही चीज दोस्तों धर्म में भी लागू होती है, किंतु नैतिकता ऐसी नहीं है। नैतिकता हमेशा एक सच्चे पथ प्रदर्शक की भांति होती है। यही नैतिकता हमारे भारतीय संविधान में भी उल्लिखित है। अगली बात अगर हम करते हैं तो यहाँ पर सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात की गई है। अगर हम अपने नीति निर्देशक तत्वों की बात करते हैं, फंडामेंटल राइटों की बात करते हैं, तो वहां पर इनकी बड़ी ही खूबसूरती ढंग से इन्हें लिखा गया है। दोस्तों अगर हम आर्थिक की बात कर दे तो वहां पर सीधे तौर पर लिखा हुआ हमारे फंडामेंटल राइट है कि हम कोई भी व्यवसाय करना चाहते हैं तो उसकी परमिशन कौन देगा? राज्य देगा। राज्य, अगर कोई व्यक्ति राजनीति में आना चाहता है तो उसकी परमिशन राज्य देता है। हमारे संविधान में जब भी, चाहे वो राष्ट्रपति का पद हो, चाहे प्रधानमंत्री का पद हो, किसी की पद को लेकर के कई सारी योग्यताएं तो दी गई हैं, किंतु वहां पर एजुकेशन शब्द की योग्यता नहीं लिखी गई है। अर्थात यदि भारतीय संविधान निर्माताओं ने किसी भी पद की, किसी भी राजनीतिक पद के लिए अगर किसी योग्यता का प्रावधान कर दिया होता तो वहां पर एक महज जो भारत हमारा आजादी के बाद से अब तक की बात भी हम करें तो हमारी शिक्षा व्यवस्था बद से बदतर ही रही है। हालांकि हमने काफी प्रगति की है, किंतु आज भी हम देखते हैं, चाहे वो हमारे प्राथमिक विद्यालय हो, सरकारी विद्यालय, माध्यमिक शिक्षा स्तर हो, या हम बात करें तो अगर आप देखें तो यूपी और बिहार की जो एजुकेशन है वह दो तरह की चलती है। अगर हम यूपी और बिहार की ही बात करें तो यूपी और बिहार में जो हमारे एजुकेशन है वह दो प्रकार की एजुकेशन फी आती है। एक होती है जिसमें से 80% जनसंख्या, 80% विद्यार्थी, और दूसरे होते हैं 20% विद्यार्थी। यह वो विद्यार्थी होते हैं जो कभी भी विद्यालय नहीं जाते हैं, ना कभी पढ़ते हैं, सिर्फ पेपर देते हैं। और यही हमारे भारत में बेरोजगारी का रीजन भी है कि आज भी आजादी के इन 76 वर्षों के बावजूद भी भारत में रोजगार की बहुत बड़ी समस्या देखने को मिलती है। हालांकि कृषि क्षेत्र में भी अगर बात करें तो प्रचंड बेरोजगारी भी हमें बड़े स्तर पर देखने को मिलती है। तो भारत में जो व्यावसायिक शिक्षा है, व्यावसायिक शिक्षा का भी अभी अभाव है। अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो अभी भी हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर एजुकेशन हब की तरह नहीं है। दोस्तों अगर अगली बात हम करते हैं तो हमारे न्याय, ये हमारे 3 सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय हो गए। अगर हम स्वतंत्रताओं की बात करते हैं तो भारतीय संविधान का आर्टिकल 19 में यह उल्लिखित है कि किसी भी इंसान को, किसी भी व्यक्ति को 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई हैं। कौन कौन सी? किसी भी व्यक्ति को वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होनी चाहिए तथा उस पर विश्वास होना चाहिए। अगर बात करें तो धर्म की, अगर हम आर्टिकल 25 से 26, 27, 28 की बात करें तो वहां पर धार्मिक स्वतंत्रताओं की बात की गई है, उपासना पद्धतियों की बात की गई है। कोई भी इंसान हो, किसी भी धर्म को मानने वाला हो, उसकी कुछ पूजा पद्धतियां हों, उसके कुछ उपासना पद्धतियां हों, कुछ रीति रिवाज हों, तो ये सारी चीजें हमारे भारतीय संविधान में दी गई हैं। दोस्तों अगली अगर हम बात करते हैं तो व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता। वहीं आप देखते होंगे कि फंडामेंटल राइट में जहां पर लोगों, भारत के नागरिकों के साथ साथ विदेशियों को भी स्वतंत्रताएं दी गई हैं, वहीं डीपीएसपी में राज्य को यह कहा गया है कि आपका यह कर्तव्य है। किंतु एक बात आपको बता दूं कि आर्टिकल 51A में यह उल्लिखित है जिसमें लिखा हुआ है मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य किसके हैं? मौलिक कर्तव्य नागरिकों के हैं। नागरिक अगर चाहता है कि राष्ट्र की एकता और अखंडता को क्षति पहुंचाना चाहता है तो संविधान में उल्लिखित है कि वह दंडित हो सकता है, उसे राज्य दंडित करेगा। जहां पर फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी महज
नागरिकों को प्राप्त हैं, जिसे पूरा करने के लिए सरकार हमेशा प्रतिबद्ध रही है। फंडामेंटल राइट की अगर उल्लंघन होता है तो हम सुप्रीम कोर्ट भी जाते हैं, हाई कोर्ट भी जाते हैं। आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर बताइएगा कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की जो रिट जारी करने की शक्तियां हैं वो उसका विस्तृत कौन है तथा किसे अधिक शक्तियां प्राप्त हैं। दोस्तों, किंतु जो हमारे फंडामेंटल ड्यूटी है इसमें दंडात्मक कार्यवाही की जा सकती है, इसमें सरकार नागरिकों को दंड भी दिया जाता है, देता है। अगर भारत की एकता और अखंडता की बात आती है, अगर हम बंधुता की बात करें तो भारत हमेशा से ही वसुधैव कुटुंबकम की